चलिए बच्चों, तो आज हम कारक के 5वें भेद पर आते हैं, अपादान कारक। बच्चों, अपादान कारक का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी से कोई चीज़ अलग होने के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, उदाहरण के लिए यदि हम देखें, जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, तो पत्ता कहाँ से अलग हो गया? पेड़ से। तो जब कोई भी चीज़ किसी से भी अलग होती है तब हम उसका प्रयोग करते हैं अपादान कारक के रूप में। आइए एक और उदाहरण देखें। गाय बाड़े से बाहर आ गई, तो गाय किससे अलग हो गई बच्चों? अपने घर से। उसका घर क्या है? बाड़े से, तो बाड़े से अलग हो गई। बच्चा साइकिल से गिर गया, बच्चा किससे अलग हो गया बच्चों? साइकिल से, तो बच्चा साइकिल से गिर गया। तो जब हमने देखा कोई वस्तु किसी चीज़ से अलग हो रही है तो वहाँ पे कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक। अपादान कारक का प्रयोग हम तुलना के लिए भी करते हैं। जैसे हमें किसी की तुलना किसी के साथ करनी होती है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे राम कक्षा में अन्य छात्रों से लंबा है। हमने राम की तुलना करी छात्रों से, कक्षा के अन्य छात्रों से। तो राम क्या है? अन्य छात्रों की तुलना कर रहे हैं ना, राम की और अन्य छात्रों के बीच में। तो हमने बता दिया कि वह लंबा है। अब अजय विजय से ज़्यादा बुद्धिमान है। हमने किन दो लोगों के बीच में तुलना की? अजय विजय के रूप में। तो अजय क्या है? विजय से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो जब हमने इस तरह की तुलना की तो कौन सा कारक हो गया बच्चों? अपादान कारक। तो हमने क्या जाना? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। या जब हम तुलना का प्रभाव जानते हैं तब भी वहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो चलिए अब हम जानते हैं कारक के 6वें भेद पर, संबंध कारक। जब हम संबंधों की बात करते हैं तब वहाँ पर संबंध कारक होते हैं। जैसे यह ताले की चाबी है, हम सब ताले और चाबी के बीच में क्या संबंध है? की से समझ आ रहा है। अब यह झोपड़ी माली की है ना? तो माली का संबंध किससे आया? झोपड़ी से आया। तो किसने जोड़ा? की ने जोड़ा। तो जब संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में आए अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसके संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं, है ना? अब आते हैं कारक के 8वें भेद पर। 8वां भेद कौन सा है बच्चों? 8वां भेद है अधिकरण कारक। जैसे बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई। जब किसी की ऊपरी सतह और नीचे की सतह आपस में छूती है तब वहाँ पर शब्द का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ये याद रखिएगा, है ना? बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई और बिल्ली की नीचे की सतह पंजे हुए, तो पंजे किसको छू रहे हैं? पेड़ को छू रहे हैं। पेड़ की ऊपरी सतह क्या है? डाल, डाल के ऊपर उसकी छाल, तो छाल उसके पंजे को छू रही है, इसलिए हमने बोला पेड़ पर चढ़ गई। अब इसका दूसरी पहचान है में। जब किसी खाली वस्तु में कोई चीज़ भरी जाती है तब वहाँ पर में का प्रयोग किया जाता है। जैसे घड़े में पानी है, जग में शरबत है, गिलास में दूध है। तो ये सारी चीज़ें खाली थी, हमने उनसे भर दी। यहाँ पर ऊपरी और सतह या नीचे की सतह ने एक दूसरे को टच नहीं किया। तो पर और में का आपको भेद समझ में आ गया? पर का प्रयोग कहाँ करेंगे और में का प्रयोग कहाँ करेंगे? अब आता है एक और शब्द ऊपर।
जब हमारे सर के ऊपर तो कोई चीज़ होगी, परंतु वहाँ पर ना कोई खाली चीज़ भर रही होगी और ना ही किसी की चीज़ निम्न मतलब ऊपरी सतह और नीचे की सतह किसी को छू रही होगी, वहाँ पर ऊपर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर के ऊपर पंखा चढ़ रहा है, मेरे ऊपर से पक्षी निकल गया। आपने देखा होगा जब आप खेल के मैदान में होते हैं या कहीं आप बाहर होते हैं तो अचानक से कोई पक्षी सर से निकल जाता है, लेकिन हमने वहाँ पर और में का प्रयोग नहीं किया है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें अपने आप में अलग हो जाती हैं कि हम पर का प्रयोग कहाँ करेंगे, हम ऊपर का प्रयोग कहाँ करेंगे और हम में का प्रयोग कहाँ करेंगे। पर का प्रयोग कब करेंगे बच्चों? जब ऊपरी सतह और निम्न सतह एक दूसरे को छुएगी, जिसको आप टॉप और बॉटम भी कह सकते हैं। जब किसी वस्तु की टॉप और किसी वस्तु का बॉटम एक दूसरे से छुएगा, तब हम वहाँ पर का प्रयोग करेंगे। कोई खाली चीज़ किसी चीज़ से भर दी जाएगी, तब हम वहाँ पर में का प्रयोग करेंगे। और जब कोई चीज़ अचानक से ऊपर होगी, वहाँ पे हमारी कोई खाली चीज़ भर रही होगी, ना ही वहाँ ऊपरी और नीचे की सतह छू रही होगी, वहाँ पर ऊपर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो हमने जाना संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का मतलब काम के होने का बोध हो, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं, है ना। जहाँ पर क्रिया हुई है उसका हमें पता चले, वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। अब बच्चों सबसे आखिरी में आते हैं संबोधन कारक। संबोधन, हम जब किसी को बुलाते हैं, संबोधित करते हैं, संबोधन से अर्थ निकल है ना। जैसे हे प्रभु दया कीजिए, हे ईश्वर बहुत गर्मी है, अरे आप क्या कर रहे हो, हम किसी से पूछ रहे हैं, तब यहाँ पर इस तरह के संबोधन का प्रयोग किया गया। और बच्चों जहाँ भी संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। जहाँ भी संबोधन कारक आता है, उसके तुरंत बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देते हैं। यह इसकी पहचान भी है। तो हमने जाना संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने का पता चले, उसे संबोधन कारक कहते हैं, है ना। समझ में आ गया?